हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर टेक सपोर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। मैं हूं कौशल किशोर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ट्रिपल सी चैप्टर 9 का फाइनल वीडियो। और हमारे चैप्टर का नाम था फ्रेंड्स ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये इस लेसन का लास्ट वीडियो है फ्रेंड्स, और ये वीडियो नंबर है 3rd। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्निक के बारे में। ठीक है, तो ब्लॉकचेन को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी तकनीकी माना जा रहा है, लेकिन इस जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, इसकी उत्पत्ति के संबंध में बहुत अधिक जानकारी सुलभ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 2008 में बिटकॉइंस का आविष्कार होने के बाद इस क्रिप्टो करेंसी को समर्थन देने के लिए इस ब्लॉकचेन तकनीकी की खोज की गई है। साथ ही साथ एक ऐसी आधुनिक तकनीकी है ये जिसके बिना बिटकॉइन या अन्य किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर पाना असंभव है। अब देखते हैं आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या। तो जिस प्रकार हजारों लाखों कंप्यूटर को आपस में जोड़कर इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, ठीक उसी प्रकार से डेटा ब्लॉक्स की लंबी श्रृंखला को जोड़कर उसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है फ्रेंड्स। ब्लॉकचेन तकनीकी 3 अलग अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट, पर्सनल की यानी कि निजी की क्रिप्टोग्राफी अर्थात जानकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल्स पर नियंत्रण रखना शामिल होता है। क्रिप्टोग्राफी की सुरक्षित श्रृंखला पर सबसे पहले 1991 में स्टुअर्ट हैवर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा ने काम किया था। इसके अगले वर्ष यानी 1992 में इन दोनों के साथ वायर भी आ मिले और इसके डिज़ाइन में सुधार किया, जिसकी वजह से ब्लॉक्स को एकत्रित करने का काम आसान हो गया। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें बिटकॉइंस तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता यानी कि पब्लिक लेजर है, जिसमें कि प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेनदेन को दर्ज करने पर इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन के कारण लेनदेन के लिए एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा इंटरनेट से जुड़े उपकरणों, जिसमें मुख्यतः कंप्यूटर की श्रृंखलाओं जिन्हें नोड्स कहा जाता है, ठीक है, उनके द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेनदेन के विवरण को वही खाता में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ब्लॉकचेन की वैश्विक स्थिति क्या है आखिर। तो देखिए, आज कई विशाल वैश्विक वित्तीय कंपनियां इसके निहितार्थ और अवसरों के मद्देनज़र इसे अपने कार्यों में शामिल करने पर विचार कर रही हैं। कई विकसित देशों में सरकारें अपने यहाँ बेहतर गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी के इस्तेमाल को योजना बना रही हैं। 2016 में रूस में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आधारित एक पायलट परियोजना की शुरुआत की गई, जिसमें इस तकनीक का इस्तेमाल स्वचालित मतदान प्रणाली के लिए करने पर काम चल रहा है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा दिए गए एक अध्ययन के अनुसार पूरे विश्व भर में 90 से अधिक केंद्रीय बैंक ब्लॉकचेन चर्चा में शामिल हैं। पिछले 3 वर्षों में इसके लिए 2500 पेटेंट दर्ज किए गए हैं। तो आइए अब देखते हैं आखिर कैसे काम करती है ब्लॉकचेन तकनीकी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि ब्लॉकचेन में तमाम उद्योगों की कार्यप्रणाली में भारी बदलाव लाने की क्षमता है। इससे प्रक्रिया को ज़्यादा लोकतांत्रिक, सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बनाया जा सकता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीकी है जो सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन देनों का एक विकेंद्रीकरण डेटाबेस तैयार करती है। साथ ही साथ इस वर्चुअल बही खाते में लेन देन के इस साझा रिकॉर्ड्स को नेटवर्क पर स्थित ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है। ब्लॉकचेन डेटा ब्लॉकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके प्रत्येक ब्लॉक में लेन देन का एक समूह समाविष्ट होता है। ये ब्लॉक एक दूसरे से
इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होते हैं तथा इन्हें कूट लेखन यानी कि एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। यह तकनीकी सुरक्षित है तथा इसे हैक करना मुश्किल है, इसीलिए साइबर अपराध और हैकिंग को रोकने के लिए यह तकनीकी सुरक्षित मानी जा रही है। लेकिन इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़ी कंप्यूटर की श्रृंखलाओं, जिन्हें हम नोड्स बोलते हैं, इनके द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन देन के विवरण को बही खाता में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखते हैं ब्लॉकचेन की प्रमुख विशेषताएं आखिर क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है विकेंद्रीकरण की और पारदर्शिता की। ब्लॉकचेन तकनीकी की सबसे महत्वपूर्ण ये व्यवस्था है जिसकी वजह से यह तेजी से लोकप्रिय और कारगर साबित हो रही है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीकी है जिससे वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है। यह एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें इंटरनेट तकनीकी बेहद मजबूती के साथ अंतर्निहित होती है। अब यह अपने नेटवर्क पर समान जानकारी के ब्लॉक को संग्रहित कर सकता है। साथ ही साथ ब्लॉकचेन डेटाबेस को वितरित करने की क्षमता भी रखता है, अर्थात यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की तरह कार्य करता है। डेटाबेस के सभी रिकॉर्ड्स किसी एक कंप्यूटर में स्टोर नहीं होते हैं, बल्कि हजारों लाखों कंप्यूटर में इसे वितरित किया जाता है और ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर पर हर एक रिकॉर्ड पूरे इतिहास का वर्णन कर सकता है। यह डेटाबेस इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। ब्लॉकचेन सिस्टम में यदि कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो भी यह सिस्टम काम करता रहता है। जब भी इसमें नए रिकॉर्ड्स को दर्ज करना होता है तो इसके लिए कई कंप्यूटर्स की स्वीकृति की ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉकचेन को यूजर्स का एक ऐसा ग्रुप आसानी से नियंत्रित कर सकता है जिसके पास सूचनाओं को जोड़ने की अनुमति है और वही सूचनाओं के रिकॉर्ड्स को भी संशोधित भी कर सकता है। इस तकनीकी में बैंक आदि जैसे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है और व्यक्ति से व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन सीधा संपर्क कायम हो जाता है। इससे ट्रांजैक्शन में लगने वाला समय तो कम होता ही है, साथ ही गलती होने की बेहद कम संभावना रहती है। अच्छा, अब देखते हैं कहाँ हो सकता है इसका उपयोग। तो जो ब्लॉकचेन तकनीकी है इसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी के अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। अब वो कौन कौन सी जगह हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा मैनेजमेंट में, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन, सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा करना हो, या फिर सब्सिडी वितरण करना हो, या फिर कानूनी कागजात रखने हो, या फिर बैंकिंग, बीमा इत्यादि की सेवाएं देनी हो, भूमि रिकॉर्ड नियमन करना हो, डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण करना हो, स्वास्थ्य आंकड़े देखना हो, साइबर सिक्योरिटी बरकरार रखनी हो, क्लाउड स्टोरेज को भी ये जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है और ई गवर्नेंस सर्विसेज में भी इसका उपयोग हो सकता है। साथ ही साथ जो भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट होते हैं उनमें भी इसका उपयोग हो सकता है। शैक्षणिक जानकारी जितनी भी हैं उन सब में इसका उपयोग हो सकता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसको आप ई वोटिंग के रूप में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इसमें जो जोखिम है, जो चिंताएं हैं, उनके विषय में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेट और डिजिटल तकनीकी के मेल ने लेन देन और सूचनाओं के आदान प्रदान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसमें ब्लॉकचेन तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें कई तरह की आशाओं और प्रश्नों को बल भी मिला है, जैसे डिजिटल भुगतान या सूचनाओं का लेन देन कब किया गया, कैसे हुआ, किसे हुआ भी है या नहीं, ये सब चिंताएं जुड़ी रहती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हस्तांतरण की सुरक्षा, स्थानांतरण की वैधता की जांच परख करने का सवाल भी कम बड़ा नहीं है। निजी जानकारियां सुरक्षित रखने के मामलों में तथा जहां जानकारियों या सूचनाओं के लीक होने का खतरा हो वहां ब्लॉकचेन तकनीक इस्तेमाल नहीं होता है। भारत में डिजिटल लेन देन की गति विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन इससे
होने वाली धोखाधड़ी के मामले लगभग रोज सामने आते हैं। डेबिट या क्रेडिट कार्ड और बैंक खातों की हैकिंग भी होती रहती है तथा देश में इसकी रोकथाम के लिए कोई मजबूत वैधानिक व्यवस्था नहीं है। भारत में नागरिक सूचनाओं की चोरी, साइबर उत्पीड़न, फ्रॉड भुगतान, गैर कानूनी लेन देन और औद्योगिक जासूसी की घटनाएं भी होती रहती हैं। इस दृष्टिकोण से ब्लॉकचेन तकनीकी तब तक लाभकारी नहीं होगी जब तक कि इसके लिए एक मजबूत तकनीकी प्रतिरोधी व्यवस्था नहीं बना ली जाती। भारत में ब्लॉकचेन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं आई है अभी तक, और ना ही कोई स्पष्ट विनियामक ढांचा तैयार किया गया है। इसलिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पिछले वर्ष के बजट भाषण में ब्लॉकचेन तकनीकी पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने की बात भी कही थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक है जिसको हमें स्टडी करना है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। मीन्स टू से अभी तक आप जो भी प्रिंट आउट निकालते हो प्रिंटर से वो 2 डायमेंशन बेस्ड होता है, उसमें 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करवाया जा सकता है। तो 3 डायमेंशन को भी ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट कराया जाए, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही प्रिंट आउट में निकले, तो ऐसे प्रिंटर 3D प्रिंटर कहलाता है और ये प्रोसेस 3D प्रिंटिंग कहलाती है। इसमें जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .amf यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फाइल। ठीक है, तो कहने का मतलब जो 3D प्रिंटर होगा वो 3D प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से डायरेक्ट 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। इस एडेप्टिव प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मटेरियल्स को सक्सेसिव लेयर में एक ऊपर एक रखा जाता है जब तक कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो जाए। उस एवेंचुअल ऑब्जेक्ट का जो कि आखिर में आप बनाना चाहते हैं, इस किप्टिक लेयर को आप एक थिनी स्लाइस्ड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन के तौर पर भी देख सकते हैं। 3D प्रिंटर के आखिर कौन कौन से पार्ट पॉसिबल हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1.3D प्रिंटर ब्रेन्स या माइक्रो कंट्रोलर। तो इसके अंदर चिप्स भी होती हैं, साथ ही साथ नोजल, जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है नोजल और होल एंड्स। तो इसमें नोजल और होल एंड्स भी होते हैं। और पहला पॉइंट था फ्रेंड 3D प्रिंटर्स में ब्रेन या माइक्रो कंट्रोलर यानी माइक्रो चिप्स भी होती है, यानी माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, जैसे कि कंप्यूटर में होता है, ठीक वैसे ही। और सेकंड नोजल या हॉट एंड भी होता है। 3D प्रिंटर मटेरियल्स फिलामेंट, तो इसमें फिलामेंट मटेरियल भी होता है। और प्रिंट बेड या प्रिंटर बेड भी इसमें शामिल होता है। साथ ही साथ स्टेपर मोटर्स भी इसमें होती है जो मूव करती रहती है, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने में हेल्प करती है। कूलिंग फैन, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड वर्किंग करता है प्रिंटर, तो कूलिंग की भी आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से हमारे कंप्यूटर मशीन में कूलिंग फैन लगे होते हैं, वैसे ही ये जो 3D प्रिंटर होता है इसमें भी कूलिंग फैन लगा होना अनिवार्य होता है। तो ये थे फ्रेंड्स सारे के सारे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले 3D प्रिंटर के हार्डवेयर। अब बात करते हैं कि आखिर ये 3D प्रिंटर काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले जिन ऑब्जेक्ट को आपको बनाना होता है उसे आप क्या करेंगे, ऑटोकैड या किसी भी अन्य 3D मॉडलिंग जो सॉफ्टवेयर है उसमें डिज़ाइन करेंगे और इस फाइल को सेव करेंगे और 3D प्रिंटर सपोर्ट सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा देंगे। या फिर 3D स्कैनर को किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D इमेज स्कैन कर लेता है और फिर उस फाइल से डायरेक्ट प्रिंट निकाल देते हैं, जैसे कि क्यूरा सॉफ्टवेयर जो कि PC के लिए आसानी से मिल भी जाता है, इसमें प्रिंट कमांड दे देते हैं। 3D प्रिंटर में एक फिलामेंट भी होता है जो
अलग अलग मटेरियल जैसे कि कार्बन फाइबर, 3D प्रिंटर्स, फिलामेंट, EVS 3D प्रिंटर फिलामेंट, PLA 3D प्रिंटर फिलामेंट या वुड मेटल इत्यादि। ठीक है, मेन रोल इसी का होता है फिलामेंट का, और ये फिलामेंट ड्राइव में लगा होता है। फिलामेंट ड्राइव फिलामेंट को खींचकर हॉट एंड में डालती चलती है और हॉट एंड जिसमें ये मटेरियल फिलामेंट पिघलकर बाहर निकलता है और प्रिंट बोर्ड पर ऑब्जेक्ट की लेयर बनाता है। अब कुछ स्टेपर मोटर इस बेड और आर्म्स को कंट्रोल करती हैं। उसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ 3D प्रिंटर्स में हॉट एंड को 3 डायमेंशन में मूव करती हैं। इन स्टेपर्स मोटर्स को एक माइक्रो कंप्यूटर यानी कि माइक्रोचिप, जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, उससे कंट्रोल किया जाता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको कि संक्षिप्त में RPV बोलते हैं, एक ऐसी तकनीकी होती है जो मानव के कार्य को ठीक उसी तरह से करने की अनुमति देती है जिस तरह से कोई रोबोट प्रक्रिया स्वचालन में एक रोबोट का मतलब यह नहीं कि शाब्दिक रूप से रोबोट मानव को बदलने रोबोट से मानव को बदलने जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो मानव कार्यों की नकल कर सकता हो वो होता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ पार्टिसिपेशन करते हुए दोहराव नियम आधारित प्रक्रियाओं के स्वचालन को पूरा करते हुए मानव क्रियाओं की नकल करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि RP एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सहभागिता करते हुए दोहराव और नियम आधारित प्रक्रियाओं को स्वचालन को पूरा करते हुए मानव क्रियाओं को नकल करता है। RPA का उपयोग श्रम गहन कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि बैंक ऑफिस प्रक्रिया, डेटा प्रविष्टि, डेटा सत्यापन आदि। अब हम आज के फाइनल टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि चैप्टर 9 का फाइनल टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस भी है और इससे जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर आपके परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या क्या देखना है? नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या क्या है। तो देखिए, अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम सिक्योरली अपना डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, हैकिंग करना पॉसिबल हो जाएगा, हमारे साथ कंप्यूटर का कोई भी फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दुरुपयोग हो सकता है जो भी हम यूज़ करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट का दुरुपयोग हो सकता है, डेटा जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो हैकर्स के हाथ में पहुंच सकता है। तो इन सब काम को सॉल्व करने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक हार्डवेयर और ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करें, अगर सिक्योरिंग पीसी, अपने पीसी को सिक्योर करना हो तो ये भी साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। तो आप पीसी को सिक्योर करना भी अनिवार्य है आपके लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होता है, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आप लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ जब आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो इसमें एंटीवायरस की कम आवश्यकता रहती है, और अगर आप एंटीवायरस यूज़ करते भी हैं तो प्लीज़ आप उसको लाइसेंस एंटीवायरस यूज़ कीजिए, उसको समय समय पर अपडेट करते रहिए, तो आपका पीसी सिक्योर रहेगा। साथ ही साथ किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को इंस्टॉल करने से पहले आपको उसके टर्म एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद आई एग्री बटन पे क्लिक करना चाहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपसे बहुत सारी परमिशन मांगते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के लिए रिस्कफुल हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है, तो आपका पीसी भी सिक्योर रहेगा, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप। सिक्योरिंग स्मार्टफोन, आजकल जो स्मार्टफोन चल रहे हैं जो एंड्रॉयड बेस्ड हैं, एक्चुअली उनमें किसी भी एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनमें ध्यान क्या देना होता है कि
जिस ऐप को आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपसे क्या क्या परमिशन मांग रही है, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर वो अननेसेसरी परमिशन मांग रही है तो प्लीज़ आप उस ऐप को इंस्टॉल मत कीजिए, और जो भी ऐप प्ले स्टोर में आती हैं आप उन्हीं ऐप को इस्तेमाल कीजिए। अदर किसी वेबसाइट पर जाकर आप ऐप इंस्टॉल ना करें, तो आपका स्मार्टफोन भी सिक्योर रहेगा फ्रेंड्स। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं साइबर सिक्योरिटी डेफिनीशन। तो फ्रेंड्स, यह एक तरह की सुरक्षा है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टमों के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर अपराध से बचाने का काम भी किया जाता है। साइबर सुरक्षा और सुरक्षा फोर्स दोनों ही डेटा की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, जिससे किसी भी तरह के डेटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल सुरक्षित रहें। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में समर्थ होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आइए जान लेते हैं। इसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जानकारी की सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, आपातकालीन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, एंड यूजर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, ये सारी सिक्योरिटीज होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं साइबर अटैक कितने टाइप्स का हो सकता है। तो रैनसमवेयर अटैक सबसे फेमस अटैक है फ्रेंड्स। यह एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टमों में हमला करने के लिए काम में आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। फिर इसके बाद अपराधी ने जिस किसी का भी कंप्यूटर या सिस्टम इस तरीके से ख़राब किया होता है उससे रिश्वत लेता है और उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। ठीक है, मतलब ये जो वायरस डालेगा वो पूरा डेटा आपके कंप्यूटर का क्रैश कर देगा और फिर ये आपको बाई मेल या बाई कॉल बताएगा कि हमने आपके सिस्टम को हैक कर लिया है। अगर आपका डेटा इम्पोर्टेंट है तो आप उसे जो है पेमेंट कीजिए। वो डायरेक्ट पेमेंट की आपसे बात करेगा, तो जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे वो सिस्टम को रिलीज़ नहीं करता है, वो आपके डेटा को लॉस्ट कर देता है। तो अगर इससे बचना है तो आप लाइसेंस विंडो इस्तेमाल कीजिए, लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, लाइसेंस एंटीवायरस यूज़ कीजिए और अप टू डेट रखिए। मेलवेयर्स जो कि वायरस की कैटेगरी ही होती है, कंप्यूटर किसी भी फाइल या किसी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, बॉम्ब वायरस, ट्रोजन वायरस आदि। सोशल इंजीनियरिंग, यह एक तरीके का हमला होता है जो कि मनुष्य की वार्तालाप पर निर्भर करता है, जिससे कि बड़ी चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जा सके और उनसे उनकी निजी डाटा, पासवर्ड आदि को निकलवाया जा सके। इस वजह से भी लोगों को काफ़ी खतरा है, इसलिए जिस किसी भी बात करें काफ़ी सोच समझकर ही बात करें। फिशिंग, यह एक तरह का फ्रॉड है जिसमें फ्रॉड करने वाले ईमेल लोगों को किए जाते हैं, जिससे कि उन्हें यह लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह के मेल का मकसद जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगिन जानकारी। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो एडवांटेज तो फ्रेंड बहुत सारे हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सरकार, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल संस्था काफ़ी तरह के डेटा को इकट्ठा करता है और उस डेटा को अपने सिस्टम, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में रखता है। इस डेटा का कुछ भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकता है, जिसके चोरी होने से किसी की निजी जिंदगी पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे उस संस्था की काफ़ी सारी मिट्टी पलीत हो सकती है, यानी कि पूरी की पूरी फजीयत खड़ी हो सकती है, सीधी बात। तो इन सब में सुरक्षा उपलब्ध कराता है। साइबर सुरक्षा की मदद से इस ढेर सारे डेटा को सुरक्षित भी रखा जा सकता है, जिससे कि यह डेटा किसी और के हाथ नहीं लग सके। जैसे कि डेटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें अच्छी और प्रभावशाली साइबर सुरक्षा के उत्पादों और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। साइबर सुरक्षा की मदद से हम साइबर हमले, डेटा की चोरी और चोरी की धमकी से बच सकते हैं। जब भी किसी संस्था में किसी अच्छे
तरह के नेटवर्क की सुरक्षा होती है और किसी भी तरह की मुश्किल से बचने के तरीके होते हैं। यह सब काम साइबर सुरक्षा के उत्पादों और सर्विसेज की मदद से ही मुमकिन हो पाता है। उदाहरण के लिए काफ़ी तरह के जो एंटीवायरस आदि हैं हमें वायरस के हमलों से बचाते हैं। अगर हम बात करें फाइनली कि साइबर सिक्योरिटी में कैरियर पॉसिबल है, तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरह से साइबर खतरों की गति बढ़ती जा रही है, उसी तरह से लोगों की इन हमलों से बचने के लिए भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि कम से कम 1 मिलियन नौकरियां साइबर सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में खाली हैं। आईटी प्रोफेशनल्स और कंप्यूटर विशेषज्ञ इस तरह की साइबर सुरक्षा की नौकरियों के लिए समर्थ होते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CISO, यह इंसान संस्था में सिक्योरिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर बिछाता है और इस संस्था के डेटा का रखरखाव करता है, और यह आईटी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का प्रमुख कहलाता है। ये एक पोस्ट होती है, कहने का मतलब। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्योरिटी इंजीनियर, तो ये कंपनी को क्वालिटी कंट्रोल की मदद से थ्रेट्स को बचाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, तो ये वो इंसान होता है जो प्लानिंग, एनालाइजिंग, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग आदि का काम करता है और देखरेख करता है। सिक्योरिटी एनालिसिस, ये भी एक पोस्ट होती है जहां पर इंसान ये देखता है कि किस तरह से सिस्टम की सुरक्षा की जाए और क्या क्या मापदंड अपनाए जाएं जिससे कि डेटा को भी सुरक्षित रखा जा सके फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी मदद होने के साथ साथ और लोगों की भी मदद हो जाए जो CCC का पेपर जिनको देना है या जो CCC की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि बेहतर CCC कोर्स करने के लिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को यानी कि योर टैक्स अबाउट इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर एड फ्री वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।